असम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा अछूता मौजू। स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है, कोई भी दोस्त हमारे से रब्ता करना चाहे, प्रोग्राम में आना चाहे, वेलकम। आज का हमारा मौजू, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि अच्छा और अछूता मौजू, कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे मौजू आपकी तरफ लाए जाएँ, लर्निंग दी जाए आपको, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमें अच्छी से अच्छा फीडबैक दें ताकि हमें पता चले कि हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं, आसिया चौधरी साहबा पीस नेशनल काउंसिल की वाइस चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं और सीनियर रहनुमा है। इस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी ये बड़ी अहम मेंबर हैं और बड़ी एक्टिव मेंबर हैं। हमारे दूसरे दोस्त सईद अतीकुर रहमान साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। इनके साथ भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंगे और बिलखुसूस G13 के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करेंगे, चूँकि G13 बहुत बड़े इश्यूज़ रखता है, बहुत से मसाइल हैं वहाँ पे जिस पे कोई अवामी या हुकूमती तवज्जो नहीं दी जा रही, ना ही वो अदारे जो उससे मुतल्लिक़ हैं उस पर कोई तवज्जो दे रहे हैं। आसिया चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू शाह साहब, आपने हमें इनवाइट किया आज। थैंक यू। और आसिया चौधरी साहब, आप बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह, चैम्बर के अंदर भी एक्टिव हैं माशाल्लाह। आपने जो पीस नेशनल काउंसिल बनाई है उसमें भी बहुत एक्टिव हैं। ये पीस काउंसिल करती क्या है? ये हमारा एक पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर पीस नेशनल काउंसिल जो है वो आप देखें कि जैसे फ़लस्तीन है, पहले फ़लस्तीन की बात की जाए क्योंकि फ़लस्तीन में सारे मसाइल हैं, बहुत बड़ी जितना जो बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन के ऊपर जो क़यामत और जो तकलीफ़ से लोग वो गुजर रहे हैं, उसके लिए हम ये है कि हम अमन की बात करते हैं। सही। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी किसी को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी से ताल्लुक मजहब से ताल्लुक रखता हो, हम उसके लिए उसकी हेल्प करते हैं। अगर उसको कोई मसाइल हैं, हम उनको वहाँ से निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प आउट की जाए। सही जी। तो ये पीस काउंसिल नेशनल वाइज है, वर्ल्ड वाइज है? जी जी, ये वर्ल्ड वाइज है। ये पूरी दुनिया के अंदर पीस नेशनल काउंसिल एक इदारा है जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों की जो हेल्प करता है। हम अभी हमारे इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम फ़लस्तीन के अंदर जाएं, वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं, जितना हम कर सकते हैं, पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना करेंगे ताकि उनके लिए भी थोड़ा उनके मसाइल थोड़ी सी चाहे हम तकलीफ कम कर सके तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। पहले तो हम मजम्मत करें ना जी, मजम्मत करें इसकी, ये जो ये वर्किंग कर रहे हैं इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा जो चुप है और OIC जो मुकम्मल तौर पर सकूत इख्तियार किए हुए हैं। हम मसला सिर्फ ये है कि हम मुसलमान होने के नाते ना हमें शर्म आती है कि हम मुसलमान हैं। हम क्योंकि मुसलमान होने का सिर्फ नाम है, हमारे साथ नाम के तौर पे हम मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने हमें एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब दिया है कि ये हम मुसलमान किसी भी तरह का कहीं पे भी मसाइल हैं, किसी को तकलीफ है उससे निकालना, ना कि हम हमारी, मैं देख रही हूँ कि हमारे अरब ममालिक देखें सारे खामोश है, हमारा पाकिस्तान खामोश बैठा है। बिल्कुल ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे वो बहन भाई हैं, हमारे मुसलमान लोग हैं, हम तकलीफ में हैं वो लोग, तो उनको क्यों नहीं वहाँ पे जा सकते? ये हमारी पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पे अगर क्यों नहीं जा सकते वो? बिल्कुल सही। इनको जाना चाहिए, इनको आवाज उठानी चाहिए। अरब्स को मैं कहती हूँ कि उनको भी जाना चाहिए। हमारे जितने मुसलमान लोग हैं उनको हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़ी बात है, बड़ी बात है। आपसे गुफ्तगू चलती रहेगी माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं आप। सईद अतीकुर रहमान साहब, G13 जो गेटवे है इस्लामाबाद का, इसके क्यों मसाइल इतने बढ़ गए कि उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही? क्यों इतना इग्नोर है ये सेक्टर? जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब आसिफ अली साहब, आपके चैनल का 24/7 का शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। जैसे आपने कहा कि G13 गेटवे ऑफ इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद के वो जो तमाम लोग जो एयरपोर्ट से भी आ रहे होते हैं, इस्लामाबाद पर मोटरवे से एंटर हो रहे होते हैं, वो उससे गुजर कर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। तो यहाँ का मसला ये है कि ये पूरा इस्लामाबाद CDA के पास है, बाकी जो G11 तक का सेक्टर है, ये नया सेक्टर बना और इसकी बदकिस्मती ये है कि इसके जो तीनों अतराफ में, यानी रोड के इस तरफ ही अगर आप देखें तो तीनों अतराफ में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसी के सेक्टर्स मौजूद हैं। यानी आप G12 उठा लें, पीछे F13 F14 उठा लें, G14 के साथ जो गाँव में पिंड अच्छा वो उठा लें, और इन सब के अंदर ये है कि यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेशन है और यहाँ पर जो लोग काबिज़ होते जा रहे हैं ज़मीनों के ऊपर, तो उससे इसकी जो तो इंक्रोचमेंट बढ़ रही है। दूसरे इनसिक्योर होता जा रहा है इलाका। यहाँ पर वारदातें जो हैं, लास्ट ईयर एक यंग बच्चे का एक मर्डर हुआ स्नैचिंग के चक्कर में, और रोज़ाना की बुनियाद पर ये वारदातें यहाँ होती रही हैं।
शुक्र है कि हमने यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस है और यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एफर्ट्स कर रही हैं और वो एफर्ट्स ये की कि आईजी तक मुलाकातें की और जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उन पर बात की। FGHS से हम DG से और बाकी लोगों से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। मसला सबसे बड़ा जो वो ये है कि मसाइल तो मैं आपको गिनवाऊंगा अभी, जी लेकिन हाँ, लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये समझ नहीं रही कि इस्लामाबाद के ऊपर, इस्लामाबाद के माथे के ऊपर आपने एक जो लगाया हुआ है झूमर, उस झूमर को आपने अपनी अथॉरिटी के अंदर रखते हुए बहुत सारी जो हुकूक है उससे महरूम भी रखा हुआ है और लोगों के अंदर, अखबारात के अंदर ये इश्यूज आ भी रहे हैं, वारदातों के भी आ रहे हैं और वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हो रही है, जो लोग आकर बाहर से वहाँ पर बैठते हैं और फिर वहाँ से वारदातें करते हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से कुछ चीज़ें हुई हैं और उसको ज़रा हमें रियलाइज़ भी करना चाहिए, जब हमने रिपोर्ट की तो वो हुई हैं। तो ये जो असल मसला है वो ये है कि अथॉरिटी जो है वो इसके ऊपर इग्नोरेंस उनकी है और उसकी बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट अट्रैक्शंस होती हैं। लोग जो है ना, सर ये बताएं कि जो रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इसका बेसिकली काम क्या है और क्या कर रही है? जी, ये हमने जो ऑर्गेनाइजेशन अभी ये वजूद में आई है, मैं वैसे यूनाइटेड वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा हैबिटाट है जो रजिस्टर्ड है, RWS है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबके साथ हमारा लिंक है, हम सबके साथ काम करते हैं। इसकी वजह सिर्फ एक थी कि यहाँ पर लोगों के अंदर जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो हम चाहते थे कि यूनिटी के साथ सामने आए। तो हमने इसको रेगुलराइज करने के लिए सारी चीज़ों को ये किया कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया सारी ऑर्गेनाइजेशन से, और उनको जमा करके जो पहला काम किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एक आइन बनाया है, उसके साथ मेंबरशिप शुरू की है, कमेटी बना दी है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसका मुझे उन्होंने लोगों ने 100% अपनी मुत्तफ़क़ा राय से सदर चुना। तो उसमें हमारा बुनियादी काम यह है कि लोगों को मिलाएं और इन मसाइल के ऊपर एक आवाज़ होकर हम आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, अभी वक्त हो जा रहे एक मौके का, कहना जगह स्टे विद अस। हर दिन जो सूरज तलू होता है, रोशनी का एक नया सफर शुरू होता है। इस सफर में नंबर 1 वही होता है जिसे आप बनाते हैं। जैसे स्काई इलेक्ट्रिक को आपने बनाया, पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी। हमने वादा निभाया सस्ती और नॉन स्टॉप बिजली का, जो फैला पूरे मुल्क में किरणों की तरह। फिर छोटे बड़े घर अपनी बिजली खुद बनाने लगे। स्काई इलेक्ट्रिक, सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट, बिजली के बिल में बचत और इजाफी बिजली ग्रिड को फरोख्त। मोबाइल ऐप दे आपको मुकम्मल कंट्रोल। स्काई इलेक्ट्रिक का हर कॉल को फौरी रिस्पॉन्स और हर सिस्टम की बजरिया क्लाउड 24/7 मॉनिटरिंग। सर्दी गर्मी दिन रात, बिजली कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है, अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है। आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है, आपके दम से। स्काई इलेक्ट्रिक, पावर्ड बाय इंटेलिजेंस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। बड़े अच्छे हमारे मेहमान आसिया चौधरी साहबा, बड़ी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ी अच्छी मैंने जैसे कहा कि इस्लामाबाद चैम्बर के अंदर बड़ी एक्टिव मेंबर हैं। इसी के साथ साथ नेशनल पीस काउंसिल की ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ हमारे दूसरे दोस्त हैं शहीद अतीकुर रहमान साहब, माशाल्लाह वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। इन दोनों से गुफ्तगू चल रही है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। आपका फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है। आसिया चौधरी साहब, ख़वातीन के बहुत से मसाइल होते हैं, क्या ख़वातीन की हरासमेंट के हवाले से कोई आपका जो नेशनल पीस काउंसिल है कुछ कर रही है? जी बिल्कुल कर रहे हैं। इससे पहले क्योंकि मैं वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब गवर्नमेंट से भी काम कर रही थी, तो तब भी हमारे पास आप यकीन करें कि दिन को क्या रात को भी अगर किसी की कॉल आती है किसी फीमेल की कि मुझे ये मसाइल है, मेरे हस्बैंड ने मुझे तंग कर दिया है या मेरे इन लॉज में किसी ने मुझे तकलीफ दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो हम उनको उसी टाइम पे आप यकीन करें कि हम रात को हमारे लोग जाते हैं, टीम जाती है, पुलिस को इवन के साथ लेके जाते थे कि ताकि उनकी हेल्प की जाए, वहाँ से निकालते हैं। फीमेल्स का ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली मैंने देखा मरी के अंदर
ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मरी के अंदर। मैंने देखा जितनी फीमेल्स हैं जो ज़मीन, जिनके कोई प्रॉब्लम्स लैंड के हैं, जिनके पेरेंट्स उनको जायदादें दी हैं, लेकिन वो हस्बैंड ने वो जब्त करने की कोशिश की, उनको टॉर्चर भी करते हैं, तो हम उनको भी हेल्प करते हैं। काफ़ी ऐसी फीमेल हैं, पिंडी के अंदर हैं, उसके अंदर जो सरगोदा हमारे इलाके के अंदर, वहाँ पे फीमेल हैं ऐसी, जिनके लिए हम 24/7 हम उनके लिए काम कर रहे थे। हमारा जो लोग थे वहाँ पे, टीमें थी हमारी, वो उनको एक एक मसाइल उनके वहाँ पे हम सुनते हैं, हम उनका हल करते हैं। तो ये ज़रूरी भी है। एक मैं खुद भी फीमेल हूँ, तो मुझे आइडिया है कि फ़ीमेल जो हमारी जिनको तकलीफ़ किस किस तकलीफ़ से गुजरती हैं। ज़्यादातर जो मसाइल मैंने देखे हैं फ़ीमेल के लिए, आप ये देखें कि हरासमेंट बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे ऑफिस में जाएंगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऑफिस के अंदर वो अगर एक लड़की पढ़ी लिखी लड़की, एजुकेशन उसकी बच्चा, वो क्या उसके अंदर कमी है कि आप उसको हरास कर रहे हैं। एक तो उसको हायर करते हैं एक छोटी सी सैलरी, बिल्कुल कम अमाउंट पे। अब 30,000 में क्या होता है किसी के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते आप। उसको अब हायर करते हैं, उसको हरास करते हैं। असल बात ये है कि जिस काम के लिए आपने उसको रखा है वो काम लेना नहीं, वो काम उनसे लेने के बावजूद उनको ये बहुत ज्यादती और जुल्म की बात है। मैं नहीं समझती कि ये पाकिस्तान के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं होती। आप देखें, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर भी रही हूँ, मैंने वहां पे भी ऐसी कुछ चीजें देखी, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों है? ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं समझती हूँ हमारे मुसलमान लोगों को, जो एक फीमेल घर से निकली है, बच्ची किसी के घर से निकलती है, वो एक मजदूरी मेहनत करने के लिए निकलती है। वो उसके लिए तो नहीं निकलती कि मुझे यहाँ पे यूज किया जाए या किसी और तरीके से मुझे अब्यूज किया जाए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुआशरे को, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाहिलियत से निकल चुके हैं। हम वो लोग नहीं है जो पिछले जमाने में वहां पे रहते थे, जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो एक जैसे एक कल्चर होता है, जो वडेरा कल्चर होता है, वो किसी सिटी में नहीं है। तो हमें फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वजह से हमारे घर में खुद लड़कियां हमारी खुद भी हैं, ये सोच के करें कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी बाहर जाती हैं। अगर आप किसी की बेटी या बहन को करेंगे तंग, तो आपको लगता है कि आपके घर में नहीं होगा, 100% होता है। बाकावत अमल है जी बिल्कुल, अल्लाह ताला का हुक्म है, जो आप किसी के साथ करेंगे वैसा आपके साथ होगा। शाह साहब ये बताएं कि G30 तो बड़ा खूबसूरत इलाका है और इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी अच्छी पोजीशन है, लेकिन क्या वजह है कि G30 का बड़ा गैर महफूज इलाका है? जी, इसकी बुनियादी वजह ये, जैसे मैंने शुरू में रखी, कि इसके तीनों तरफ जो सेक्टर्स हैं वो आबाद नहीं हुए हैं और उसमें नाजायज़ तजावज़ात भी हैं और वहाँ पर पता नहीं लगता कि कौन लोग आकर रह रहे हैं। पहले हमें ये भी बताइएगा कि इसकी आबादी कितनी है, इसका वोटर कितने हैं? जी, इसमें 20,000 यहाँ की आबादी है। तकरीबन जो रजिस्टर्ड वोट थे वो 8,000 के करीब थे और भी बढ़ गए इस दौरान में। तो इस 20,000 की आबादी और 8,000 वोटर्स के साथ अगर आप सिर्फ एक मसले को निकालें, जो सबसे बड़ा मसला है सिक्योरिटी के साथ, वो पानी का मसला है। वैसे तो पूरे की बात करें कि सिक्योरिटी में थाने तो मौजूद हैं। जी, मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ कि पहले यहाँ पर कोई थाना नहीं था, गोलड़ा थाना था जो पीछे और पूरे सेक्टर को देखता था। जब वारदातें बहुत बढ़ गई, चोरी की वारदातें, यहाँ हमारे पास एक एम्बेसडर होते हैं जावेद हफीज साहब, जो हैबिटेट के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके घर पर डाका हुआ था। आज 2-3 साल हो गए हैं। जब उनके घर पर वहाँ लोग नहीं पकड़ सके, वो इसके बाद भी और भी जगहों पर हुए, डकैतियाँ हुई, चोरियाँ हुई, किलिंग्स हुई, तो काफ़ी शोर मचा, प्रोटेस्ट हुए। हम फिर आईजी से मिलने गए लोग वहाँ से, तो उन्होंने मेरा ये एक्शन लिया कि एक थाना वहाँ पर G13-2 के जो एंट्रेंस है अंदर 13-2 और 3 के दरमियान में, वहाँ पर एक थाना जो था वो किस तन्नौल के करीब कोई थाना था, उसको लाकर यहाँ पर उन्होंने उसका सब ऑफिस बनाया। और दूसरे जो 2 सब सेक्टर्स हैं यानी 3 और 4, वो उनका थाना अभी भी गोल्डा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं 20,000 की आबादी है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है उसका। और उसमें अब मसले मसाइल जब होते हैं, सारे इश्यूज उठते हैं, तो हम वहाँ की पुलिस को क्या एड्रेस करें? वो तो ये बड़े मसाइल होते हैं ना, वो आप या तो आईजी तक जाएं तो वो आपको सुनते हैं, आपका पुरसाने हाल। अदरवाइज ये होता है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये अच्छा साहब, ये बताइए, आप रही हैं वुमेन प्रोडक्शन के अंदर, वहाँ पे आपने क्या काम किया और कैसे काम किया और लोगों के अंदर कैसे इंकरेजमेंट पैदा की? हमारे मैं क्योंकि एज आ कोऑर्डिनेटर काम करी थी पंजाब से, तो काफ़ी फीमेल्स थी जिनको मैंने हायर किया पंजाब के अंदर, ये पिंडी के अंदर स्पेशली और मरी के अंदर। उनका ये काम है कि हम जितनी फीमेल्स जो पाकिस्तान से और जो बाहर से भी आती हैं, उनके मैंने मसाइल देखे हैं। कुछ फीमेल ऐसी हैं जो दुबई से पाकिस्तान आती हैं, उनके इतने ज़्यादा मसाइल थे कि यहाँ से उनको पाकिस्तान से लेके जाते हैं लोग। उसके बाद आप यकीन करें कि क्योंकि मेरे अरब्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी और यूए के साथ,
मैं वहां पे जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आसिया दिस इज वेरी शेमफुल। आप खुद भी अरबी बोल लेती हैं? तो वो इसलिए क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान की जो फीमेल है, मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बेचारी लड़कियों को यहाँ से बाहर भी ले जाते हैं दुबई में, ये सही। वहाँ के भी मसाइल हैं बिल्कुल सही। जो फिर हमें वहां से भी उन लोगों ने कॉल्स की कि ये पाकिस्तान से बच्चियां आती हैं तो इनके पास वीजा नहीं है, इनको यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं लोग। ये काफी मसाइल हैं फीमेल्स के। लड़कियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिवाय आप पैसे से निकले बाहर, मेहनत करें, मेहनत से जो चीज आपका हासिल कर सकती हैं वो किसी और चीज से नहीं कर सकती। आप समझे कि वुमेन प्रोटेक्शन जो अदारा है वो काम ठीक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। पंजाब के अंदर आप यकीन करें, मुल्तान के अंदर, हम मुल्तान से आगे हम जो छोटे छोटे भी इलाके वहाँ पे भी गए हैं, वहाँ पे भी हमारी फीमेल्स वहाँ पे भी काम कर रही हैं। ज्यादा मसाइल जो होते हैं वो घर से लड़की जब अपनी इज्जत खुद नहीं करेगी तो बाहर कौन करेगा। बिल्कुल ऐसे। तो मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट करें, लोगों से भी करवाएं भी, तो ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, आवाज ना उठा सके। बड़ी अच्छी बात। हमारे पहुंचने, हमें रिपोर्ट करने से पहले आप खुद को सोचें कि आपने अपनी लाइफ को कैसे किस लाइन पे लेके जाना है। बिल्कुल ये सही। बहुत जरूरी है, जो आजकल ये बहुत कम यानी है। लाइन ऑफ डायरेक्शन लड़की को खुद लेनी है बिल्कुल, अपनी लाइफ लड़कियों की। को खुद, अगर लड़की अगर खुद सही होगी, कहीं पे भी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो आपको टॉर्चर करे, को तंग करे। सही। काफी चीजें ऐसी हैं जो लड़कियां, मैं समझती हूँ बच्चियों पे मुझे दुख होता है बहुत ज्यादा। छोटी छोटी लड़कियां ड्रग्स पे लगी पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल आप ये देखें कि मैंने एक चीज इस पे बात करते हैं, जी लेकिन मैं शाह साहब से पूछना चाहूंगा, जो पानी के मिसाल, जैसे आपने बताया कि 20,000 की आबादी है, तो पानी का क्या सिलसिला, पानी क्या पूरा हो रहा है या डेफिशिएंसी है उसके अंदर? यहाँ डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। 20,000 पर आप देखें ना, कैलकुलेट भी करें तो तकरीबन आपको 2.5 मिलियन गैलन वाटर जो है चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट वहाँ पूरी होती है बड़ी मुश्किल से 1.5 की है। 1 मिलियन गैलन अभी पानी शॉर्टेज है। अच्छा, ये पानी जो आना था यहाँ पर, ये अथॉरिटी को चाहिए था कि प्लान की थी अगर इतनी बड़ी आबादी तो एक परमानेंट लाइन भी यहाँ पर डालते। उसके बाद इन्होंने लाइफ स्टाइल भी बनाना शुरू कर दिया जिसमें हज़ारों की आबादी आनी है। सटकर है 20,000 से, और इसके आगे भी एक प्लाजा है। तो अब इसमें अभी जो पानी आता है वो तो CDA से प्रोटेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद 100 टैंकर डेली इनको मिलते हैं, और इसके अलावा जो बोरिंग का पानी है 3 ट्यूबवेल हैं वहाँ से आता है। तो 1 मिलियन गैलन अभी भी शॉर्टेज है, डेफिशिएंसी है। और पीछे शायला अद्दता से एक लाइन जो इनकी डील हुई थी CDA के साथ, तो उसमें भी ये बड़ी सुस्ती का शिकार रहे, और बार बार मुलाकातों और प्रोटेस्ट के बाद ये हुआ कि CDA ने कहा जी हम करने के लिए तैयार हैं, और इनकी ये लाइन जारी है असल में I-10 और उधर के ब्लॉक्स की तरफ फैलने में। तो वहाँ से ये देने तैयार हुए, लेकिन उसमें बजट अप्रूव करना था। FGHA ने बड़ी मुश्किल से किया। लास्ट ईयर 22 तारीख को ही PC1 अप्रूव हुआ था, और आज पूरा 1 साल हो गया, और 3 जगह पे जहाँ पर इन्होंने लैंड देनी थी CDO को वो अभी तक नहीं दी। फील्ड का काम इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। शाह साहब बिल्कुल इससे बात करेंगे, बड़े अच्छे आपने पॉइंट उठाए जो G30 के अंदर इस वक्त मसाइल हैं, और आसिया चौधरी साहब ने बड़े अच्छे मसाइल उठाए ख़वातीन के हवाले से। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्फे का। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। हीरो में हेल्प करदा बस नाम की, हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स लॉन्ग बार, हीरो बने हर बार, लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने ना दे, पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे। मैक्स लॉन्ग बार मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो। वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि मैंने कहा, आज हमारे बहुत ही अच्छे मेहमान सईद अतीकुर रहमान साहब और आसिया चौधरी साहब, बड़ी अच्छी ग्रिप है इनकी अपने सब्जेक्ट पे। वो बड़े अच्छे तरीके से उसकी तर्जमानी कर रहे हैं, बता रही हैं कि मसाइल को कैसे हैंडल किया जाता है। जैसे कि आसिया चौधरी ने बताया कि हर औरत को अपना लाइन ऑफ डायरेक्शन खुद बनाना है। आसिया चौधरी साहब, ख़वातीन की तो आपने बात की, क्या बच्चों के प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगी? बच्चों का जो है, मैं आपको बता दूं कि मैं कभी कभी निकलती हूँ रात को, अक्सर मैं चली जाती हूँ हाईलैंड साइड पे, तो मैंने देखा कि छोटे छोटे लड़के और लड़कियां जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो हॉस्टल की लाइफ है, पेरेंट्स ने उनको वहाँ से गांव से कहीं ना कहीं किस मसाइल से उनको वो स्टडी के लिए पैसा देते हैं, कैसे अफोर्ड करते हैं। बच्चों को इसका पेरेंट्स की रिस्पेक्ट रिगार्ड करना चाहिए, अब टीचर्स का भी करना चाहिए कि भाई हमें कितनी मुश्किल से वो हमें अपने गांव से निकाल के किसी सिटी में बड़े में भेज रहे हैं। आप इस्लामाबाद सिटी में इट्स वेरी एक्सपेंसिव,
बहुत एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक बहुत है। ज्यादा कि लोग इसको यहाँ पे रहना, आप एक रूम भी लेना तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से एक लड़कियां जो है 6 लड़कियां जो हैं वो एक रूम शेयर कर रही हैं, शेयर तो ये बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए भी। ऐसे ही लेकिन अगर उस चीज को आप वो सोचते हुए कि हमारे पेरेंट्स किस तकलीफ से गुजर के हमें यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, आप उसको क्रॉस करके एक वो काम कर रही हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स पे क्यों लगाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल ठीक। ये कहीं भी जरा हुकूमत को बताया ना कि ड्रग्स को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो हुकूमत से मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हर जगह पे कहती हूँ कि ड्रग्स को जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या काम है चर्स पीना। बिल्कुल सही। आप यकीन करें एक इतना नॉर्मल हो चुका है, मैं जाती हूँ हाईलैंड पे तो मैं देखती हूँ वहाँ बच्चियाँ बैठे हैं, आइस एक इतना इंतहाई गलत नशा है ऐसे ही और सबसे सस्ता तरीन पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही, पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। छोटे छोटे बच्चे खुदकुशी करने के उसमें आ गए। ऐसे ही। क्यों? क्योंकि ड्रग्स इतनी बुरी चीज है, इनको पेरेंट्स को चाहिए। मैं समझती हूँ जो बच्चे आपके, जब आपका बच्चा आपका 6-7 ईयर्स का होता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बच्चा आप अपने बच्चे को अगर 7 साल तक अपने पास रखेंगे उसकी तरबियत कभी खराब नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। आजकल सिर्फ कमी ये है कि हम पेरेंट्स उनका ख्याल नहीं करते हैं। हमारा बच्चा 2 साल का होता है, हम कहते हैं जी उसको स्कूल में डाल दो, बिल्कुल सही, तो ये बच्चों की लाइफ खुद खराब कर रहे हैं। बिल्कुल सही, पेरेंट्स का भी कसूर है इसमें, उन बच्चों बेचारों का कसूर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर वो तवज्जो, वो चीजें नहीं दी जा रही ऐसे ही। जो उनको घर से एक तरबियत माँ के पास से निकल मिलती है, और जब नहीं मिलेगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। शाह साहब आपसे भी हम लेना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू G13 में कितना बड़ा है, क्योंकि हमने देखा है वहाँ पे सरेआम पेट्रोल बिक रहा है, किडनैपिंग हो रही है, औरतों के साथ जो बटवा जो स्नैपिंग हो रही है, वो लदा मसला है। क्या मसला है G13 का वजह से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से? जी, लॉ एंड ऑर्डर की जैसे मैंने बताया ना कि सबसे बुनियादी वजह यही है कि ये जो सेक्टर है इसके तीनों तरफ से बाउंड्रीज नहीं है। चले बाउंड्रीज तो और भी सेक्टर्स के नहीं है, लेकिन उनके चारों तरफ दूसरे सेक्टर्स हैं। सही। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो जराइम करने वाले हैं उनको छुपने की, निकलने की जगह मौजूद है। वहाँ पर जो पोस्ट होती है ना लगी हुई, कम से कम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स अगर हो तो ये चीज खत्म हो जाए, वो नहीं है। हाउसिंग अथॉरिटी है, इतना फंड जी फंड कलेक्ट करती है, जी बता दूँ 1.5 से 2 करोड़ रुपया ये ऐसा ही है। कलेक्ट करती है, इसका क्या किरदार है? हाँ, यही मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि टैक्सेस जो हैं हमारे पानी की ज़मीन में वो लेते हैं, फिर उसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं और ये सीवरेज का लेते हैं, तो ये टैक्सेस आप कलेक्ट करें मंथली तो तकरीबन 1.5 करोड़ हो जाते हैं। इसमें से सिर्फ सफाई का एक निज़ाम है जो चल रहा है, झाड़ू पोछा वो जो सारा कुछ चल रहा था रोड्स के ऊपर, ये वाली चीज़ें तो हैं, लेकिन इसके अलावा जो पैसा बच जाता है, यानी ये तो 50-70 लाख कुछ होगा ना जो ये कॉन्ट्रैक्टर को मंथली देते हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इसके बाद जो अमाउंट बच जाती है वो कहीं नजर नहीं आती। शाह जी ये तो हो गया अनफेयर मीन्स, ठीक है, लेकिन गेस्ट हाउस कायदा वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें क्या बारे में क्या कहते हैं आप? जी, इस पर भी लोगों ने बड़ी कंप्लेंट्स की हैं। गेस्ट हाउसेस वगैरह वहाँ पर आ गए हैं, जिसमें एक तो गेस्ट हाउसेस कमर्शियल एक्टिविटी है और जो कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बड़ी खुलकर, और इससे रुकावटें भी बड़ी होती हैं। और इसी तरह से ये जो लाइफ स्टाइल बिल्डिंग है, ये जब बननी शुरू हुई तो उन्होंने दोनों तरफ से रोड बंद कर दी थी। इसके बैक साइड पे सारे कमर्शियल एरिया है और उसी के अंदर गेस्ट हाउसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो उससे हुआ ये कि वहाँ पर लोगों को तकलीफ है, क्योंकि ट्रैफिक भी बढ़ जाती है और वहाँ पर प्लानिंग उस लिहाज से नहीं है, पानी की शॉर्टेज भी इसी वजह से है, दूसरे क्राइम्स भी इसके अंदर जो है ना वो ऐड हो जाते हैं। अच्छा चलिए सर, ये बताएं कि पीस नेशनल कॉन्सेप्ट जो है नौजवान ख़वातीन के लिए, जो आपने जैसे बात की हॉस्टल में रहती हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाह रही हैं, उनके लेक्चर के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए क्या करना चाह रही हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं, मैं तो समझती हूँ कि पहली बात तो हॉस्टल में उनको जो फीमेल का जो हॉस्टल है उसी में रहना चाहिए। ऐसे ही काफ़ी जगह आप एफेट में देख लें, यहाँ पे कंबाइंड हॉस्टल्स हैं जहाँ पे एक साइड पे बॉयज रहते हैं, एक साइड पे फीमेल्स रह रही है, मैंने खुद देखा है। ऐसे ही क्योंकि ये चीजें जो हैं फीमेल्स को खुद सोचनी चाहिए, लड़कियों को भी। बिल्कुल सही। अब छोटी एज से हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एज में जब मैं 14 की थी मुझे इन चीजों का पता ही नहीं था, पता अभी तक स्टिल नहीं पता ऐसे ही काफी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम एक फैमिली बैकग्राउंड, एक गाँव से मेरा ताल्लुक है, तो अब देखें ये लड़कियां भी गाँव से ही आती हैं उठ के। जितनी लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं सब गाँव की हैं। इनको खुद ख्याल करना चाहिए कि हम यहाँ पे किस मकसद के लिए आए और उस मकसद के लिए हमें उसी जो हमारा मकसद है उसी में हम उसी तरफ जाए ना, बिल्कुल ना कि हम अपनी डायरेक्शन चेंज करते जाएं। ये नहीं होना चाहिए। ये चीजें आर्जी हैं। मैं बच्चियों को बार बार मैं कहती भी हूँ, मुझे कहीं कैफेज पे मिल जाती हैं, कहीं भी मिलती हैं, तो बल्कि माइंड भी करती हैं कि आप कौन होती है। मैंने कहा सीरियसली, हाँ, क्योंकि आप एक चीज गलत देख रहे हैं तो बताना हर चाहिए। शहरी का हर हमारा एक मेरा फर्ज बनता है कि हमारी मुसलमान बच्ची हैं उनको मैं बताना चाहिए। मुझे मैं नहीं समझती कि इन बच्चियों को अपने आप को सही रखें, अपनी एक डायरेक्शन पे चलें,
अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद आपका जो लाइफ है अपनी वो इस्तेमाल करें। प्रतीक्षा साहब, कोई और ऐसा इशू जो आप समझते हैं कि जैसे अगर डमी इलेक्शन हुए उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे अवाम को? अच्छा, ये मसाइल सारे जब जमा होते रहे तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लोग अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहे हैं, तो कुछ लोग, बल्कि एक आध लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये किया कि जो टैंकर्स हैं उनकी जब शॉर्टेज हुई तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और टैंकर्स की बुकिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो रेजिडेंट्स में से थे और लेकिन वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, और उस पर उन्होंने ये टैंकर के जो रेट्स हैं टैंकर कॉन्ट्रैक्टर से फिक्स करके उसमें अपना कमीशन भी रखा। ठीक है, इस तरह से ये क्राइम ही है एक तरह का, ये लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो चीज़ थी उसकी बुनियाद पे हमने थोड़ा सा शोर मचाया, तो उन्होंने वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इलेक्शन, डमी इलेक्शन, और इन साहब को हमने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में बुलाया था और वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है ये हुआ है, तो मैं इसका उनको फिर उनकी जो मेंबरशिप थी वो भी कैंसिल की। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे वीक में ये किया कि वहाँ पर एक टेंट लगाकर इलेक्शन करवाया, जिसमें पोलिंग एजेंट भी वही थे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी वही थे, कैंडिडेट भी वही थी। वीडियो इसकी आपको बिल्कुल हमने ठीक। दी है। शाह साहब मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए आप अरबाब इख्तियार को मैसेज दें कि वो इन मसाइल पे बात करें। असल में ये जितने मसाइल सामने आए इसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो हम बार बार ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो अथॉरिटी है, यानी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी जो मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं मौजूद, उनके 3 ऑफिसेज उस सेक्टर के अंदर मौजूद हैं। एक जो है वो मेंटेनेंस के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए, एक जो है वो बाकी जो कंप्लेंट्स है उसके लिए मौजूद हैं। लेकिन इतने डम होना कि लोगों की जो शिकायत हैं ये मीडिया तक आ गई हैं, लोग वहाँ पर परेशान हैं, और ये पानी का इशू तो आज मेरे ख्याल में 10 साल हो गया लोग शोर मचाते हुए, प्रोटेस्ट हुए हैं, लोग, बच्चे की जान चली गई वहाँ पर, लोगों के घरों में लूट मार हुई है, डकैतियाँ हुई हैं, उसके बाद भी ये बिल्कुल डम बैठे हुए हैं। आसिया चौधरी साहब, नेशनल पीस काउंसिल जो आपकी है, इसके हवाले से कोई एक पैगाम 1 मिनट का देना चाहें अपने हमारे नाज़रीन को, हमारे अवाम को, और ख़ासकर आपके जो मुतल्लिका लोग हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ अपने अवाम को, अपने पाकिस्तान को, मेरा अभी सबसे बड़ा जो एक मैं पूरे पाकिस्तान को मैसेज देना चाहती हूँ, पूरी दुनिया को देना चाहती हूँ कि आप लोग खुदारा फ़लस्तीन के लिए निकलें, उनका साथ दें। अगर आप उनका आवाज़, जब आप आवाज़ भी निकालेंगे तो उनको उस चीज़ का भी एक हेल्प, उनको सपोर्ट मिलेगी, उनको खुशी होगी इस चीज़ की कि हमारे मुल्क पाकिस्तानी, जो हमारे पाकिस्तान जो मुसलमान लोग हैं वो हमारे लिए खड़े हैं यहाँ पे। मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई बाहर निकला हो। मैं चाहती हूँ, अपनी पाक आर्मी को मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग निकलें, आप लोग उनको, हमारी पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहें कुछ। वज़ीर-ए-आज़म साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ आप भी कुछ बोल लिया करें। आप हमेशा खुश रहते हैं, चुप होकर कभी बैठ जाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है, आप एक पाकिस्तान का एक बादशाह जी, एक फेस है आप। अभी आप, अल्लाह ताला ने अगर आपको इज्जत दी है तो उस इज्जत को और बढ़ाएं और फ़लस्तीन का साथ दें प्लीज़, इस पर कोई बात करें। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। देखा हमारे नाज़रीन, हमारे मेहमान कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं और हर जगह पे बोलते हैं, जहाँ वो समझते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत है पॉइंट आउट करने की उसको करते हैं, चाहे वो वज़ीर पाकिस्तान हो, चाहे बाकी जो अदारे हैं, हाउसिंग अथॉरिटी हो। मैं इसी के साथ अपनी बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन मेहमान आसिया चौधरी साहबा और सैयद अतीकुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया और अपने मसाइल की बात की और आवाम के मसाइल की बात की। जैसे कि हमारा प्रोग्राम है बात आवाम की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तर्जमानी की और बड़े अच्छे तरीके से नुमाइंदगी की। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। आइंदा एक नए गेस्ट के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए पैनल के साथ और नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।